हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल मिन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने चल रहे हैं एसएससी जेई, जो कि सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका आज हम सलूशन करने चल रहे हैं। डिटेल सलूशन, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है, क्यों नहीं सही है। ओके, तो ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है। इसके पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके एसएससी जेई प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज गिवन एज। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड इज गिवन एज। तो आपको बता दूँ इसका फार्मूला, जो स्ट्रेन एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है U इक्वल टू हाफ पी इंटू डेल्टा होता है। हाफ पी इंटू डेल्टा या डिफ्लेक्शन। तो आपको पता है डिफ्लेक्शन इंटू क्या होता है, पी एल अपान ए। पी एल अपान ए ही होता है। तो इसमें हम रखने पे हाफ पी एल अपान ए, तो पी स्क्वायर एल अपान ए हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बात कर ले, अब पी स्क्वायर एल अपान ए हो गया, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एल अपान ए ई। ओके, तो एक ए से एक ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, अब यहाँ पे बचा हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ए एल हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ए एल के स्थान पे वॉल्यूम हो जाएगा एक सिग्मा बाई ई, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेस इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ई यहाँ पे कांस्टेंट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो एक सिग्मा बाई ई के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बाई ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। यहाँ पे हम बात करें तो हो जाएगा हाफ इंटू एक सिग्मा बाई ई यहाँ से, और एक सिग्मा बचा है, सिग्मा इंटू सिग्मा बाई ई का स्थान पे स्ट्रेन, और ए इंटू एल के स्थान पे वी। तो यहाँ पे हाफ सिग्मा और स्ट्रेन अपसाइलन और वी, हाफ के स्थान पे 0.5। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारा ये डी नंबर है, हाफ के स्थान पे 0.5 सिग्मा अपसाइलन इंटू वी। 0.5 हो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। ई स्टील का पूछा है, इसका होता है 2 इंटू 10 पावर 5, 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। न्यूटन पर एम स्क्वायर, या आप न्यूटन पर एम स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल, चूँकि एक पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मेगा कर देंगे तो कैंसिल आउट होकर न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल टू हो जाता है। तो ये होता है 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल। 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये देखिए, हमने मेगा पास्कल किसके स्थान पे लिखा, न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे एक मेगा, मेगा इक्वल टू 10 पावर 6। अभी पास्कल का बताया यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर मीटर को हम एम में रखें, एक मीटर में 1000 mm, तो 10 पावर 3, लेकिन स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर 6 इंटू न्यूटन पर। अब यहाँ पे अगर इतना वैल्यू हो गया तो ये हमारा किस में हो गया, एम स्क्वायर में। एम स्क्वायर न्यूटन पर एम स्क्वायर इंटू 10 पावर 3 पावर 2, तो 10 पावर 6, 10 पावर 6, 10 पावर 6 कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया ना न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द
इरोनियस स्टेटमेंट फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए आपको बता दूँ, जो इरोनियस लिखा है इसका मतलब होता है गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो माइल्ड स्टील के विषय में इसमें गलत क्या बताइए। माइल्ड स्टील है टू यील्ड पॉइंट, हाँ 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट, ओके। और इट इज डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल होता है। हैज स्मॉल परसेंटेज इलांगेशन एट फेल्योर, नहीं, तो स्मॉल परसेंटेज इलांगेशन नहीं होता, पहले बहुत इलांगेट होगा तब जाके फेल्योर होता है। सो स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग दिखाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अभी बात कर दिखाते हैं, ये देखिए। तो स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील का। स्ट्रेन जो कि हम एक्स डायरेक्शन में और स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ओ है ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से ए के बात करें, ए हमारा क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी हमारा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। सी और सी अपर यील्ड पॉइंट, सी अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ पे डी जो है ये लोअर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट। देखो 2 यील्ड पॉइंट हो गए, डी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट। अब डी हमारा या प्लास्टिक रीजन हो गया, और ई एफ स्ट्रेन हार्डनिंग, और एफ जी ई एफ हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग, एफ जी हमारा नेकिंग हो जाता है, और जी हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, ये अल्टीमेट पॉइंट है। यहाँ पे यील्ड पॉइंट ये होता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट ये होता है, ठीक। और यहाँ पे स्ट्रेन की बात करें तो डी पॉइंट पे या लोअर यील्ड पॉइंट पे 0.12%, ई पॉइंट पे हमारा हो जाता है जहाँ पर प्लास्टिक रीजन समाप्त होता है वहाँ पे 1.2 से 1.8%, और अल्टीमेट पॉइंट पे हमारा हो जाता है 10 से 15%, और फ्रैक्चर पॉइंट पे 20 से 30% हमारा स्ट्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में स्ट्रेन हार्डनिंग दिखा रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट, और डक्टाइल मटेरियल है ही, 2 यील्ड पॉइंट है ही। तो स्मॉल परसेंटेज इलांगेशन एट फेल्योर, तो यहाँ पे आपको बता दें इतना इलांगेशन इसमें हो गया है फेल्योर पे, यहाँ पे इलांगेशन देख रहे हैं, ये सब हो गया। तो इसमें इरोनस पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यही हो जाएगा, तो चूंकि ये होता है लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन द कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील इज, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसे डिनोट करते हैं। अगर स्टील की बात करें, अभी हम बताए थे 2 × 10⁵ होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल। तो मोर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक मटेरियल, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैक्सिमम होगी वो मोर इलास्टिक होगा। तो स्टील और कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट जो होता है ईसी इक्वल टू होता है 5000√FC के। अगर FC हमारा यहाँ पे क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। अगर मान लेते हैं हम M25 के रूट निकालने के लिए अच्छा रहेगा, तो 25 यहाँ पर रखेंगे, 5 बाहर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 25,000 मेगा पास्कल ये है, और 2 × 10⁵ मेगा पास्कल ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, स्टील की है। यहाँ पे भी दिया है मोर देन होता है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है मोर इलास्टिक। स्टील हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर इलास्टिक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे मोर इलास्टिक सही हो जाएगा। ES इज ग्रेटर देन EC, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा तो उसका इलास्टिसिटी भी मैक्सिमम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, ए मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, तो मटेरियल को हम कब डक्टाइल बोलते हैं, हैज़ लिटिल प्लास्टिक इलांगेशन रेंज, नहीं, ये लॉन्ग प्लास्टिक होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलांगेशन रेंज, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला सही हो गया। और देख लेते हैं, कुड बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट, तो इससे डक्टाइल का कोई मतलब नहीं। डक्टाइल मतलब उसके थिन वायर में अगर हम
कितना उसको खींच सकते हैं, वो हमारा डक्टिलिटी हो जाती है। और हैमर्ड दिया है तो यहाँ पे हमारा मलाइबिलिटी हो जाती है। उसको हम सीट में कितना उसको हम ओवरफ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे सो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, लॉन्ग प्लास्टिक इलांगेशन रेंज। लॉन्ग प्लास्टिक इलांगेशन रेंज, क्योंकि आप माइल्ड स्टील की बात करें तो यहाँ पे ऐसे था, तो ये जो डी वाला पॉइंट था यही हमारा प्लास्टिक रीजन था, लॉन्ग प्लास्टिक इलांगेशन रेंज। ओके, ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आ गए इरिगेशन में आ गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड के विषय में कौन सा करेक्ट है। इट इज़ यूज फॉर राइस एंड जूट, नहीं, राइस एंड जूट के लिए आप जानते हैं बहुत पानी की आवश्यकता होती है राइस में, तो स्प्रिंकलर उतना दे नहीं पाएगा, यहाँ पे गलत हो गया। इट इज़ यूज फॉर सॉइल हैव वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, नो, वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, तो इसके स्थान पे हम दूसरा प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, चेक बॉर्डर फ्लडिंग, ये सब, क्योंकि हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कॉस्टली पड़ता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर वेरी लाइट सॉइल, ऑप्शन यहीं पे सही हो जाएगा, वेरी लाइट सॉइल। और इट रिक्वायर्स बॉर्डर एंड फील्ड चैनल्स, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर दें अगर लाइट सॉइल के विषय में, तो लाइट सॉइल उसको बोलते हैं अगर हमारा बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद यहाँ से पानी क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है, तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं लाइट सॉइल। स्प्रिंकलर इरिगेशन में बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ड्रेन आउट होने का वहाँ पे चांस ही नहीं है, केवल प्लांट यूज कर पाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। और स्प्रिंकलर इरिगेशन में बात करें तो क्रॉप की स्प्रिंकलर में बेसिकली हम जो टी के लिए यूज कर सकते हैं, टी जो कि हम ढलान एरिया में कॉफ़ी, टी कॉफ़ी एंड वेजिटेबल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, टी कॉफ़ी यहाँ पे पानी की आवश्यकता मैक्सिमम पड़ती है, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे पड़ती रहती है, तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड द क्रॉप, सप्लाई इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, अगर आप जो अपनी फसल में इरिगेशन उसकी सिंचाई को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यील्ड उसकी पैदावार क्या होगी, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, नो, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, नहीं, अगर आप लगातार पानी दे रहे हो आपको पता है एक लिमिट बाद वह क्या हो जाएगी, विल्टिंग पॉइंट उसकी आ जाएगी, मतलब वो सबमर्ज हो जाएगा, सबमर्ज कंडीशन आ जाएगी, डूब जाएगा पानी से, तो फसल वहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं पा पाएगी उसकी जड़, तो उस कंडीशन वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है। तो इंक्रीजेज अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन बिकम कांस्टेंट, सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। होगा क्या है, एक सर्टेन लिमिट, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे है, तो अगर स्टार्टिंग पानी दे रही तो यील्ड बढ़ रही है, इसके बाद आके यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हैं एक्सेसिव मॉइस्चर हो जाता है, एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन में उसकी जो हमारे सॉइल के पोर्स हैं, वाइड्स हैं, वो क्या होंगे, फिल हो जाएंगे, क्लॉग हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पे, इसके बाद हमारा क्या होता है, पोर फिल होने के बाद फिर अप टू ए सर्टेन लिमिट ड्रा डाउन होने लगता है, तो इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट देन बिकम कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे अब ड्यूटी डेल्टा क्वेश्चन आ गया। फाइंड इरिगेशन ऑफ क्रॉप द बेस पीरियड बी इन डेज, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इज रिलेटेड ड्यूटी हेक्टेयर पर क्यूबिक दिया है, तो आपको बता दूँ इसका होता है ड्यूटी इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा, ये हेक्टेयर पर क्यूबिक में, हेक्टेयर पर क्यूबिक में, ये बेस पीरियड हमारा डेज में होता है, और डेल्टा
डेल्टा यहाँ पे हमारा मीटर में, अगर मीटर में है तो 8.64, अगर इसको हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो 864 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। तो 8.64 बी बाई डेल्टा, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 8.64 बी बाई डेल्टा। ओके, ऑप्शन सी सही है। और यहीं पे हम बात कर दें ड्यूटी डेल्टा अगर आ गया है तो उसके विषय में, एक मिनट, ड्यूटी क्या होती है, डेल्टा क्या होती है, ठीक है। ड्यूटी का जो हम यूनिट बात करें हेक्टेयर पर क्यूमिक, हेक्टेयर पर क्यूमिक, यह डिफाइन ऐसे किया जाता है, अगर आप एक क्यूमिक मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, एक क्यूमिक वाटर को अगर हम किसी एरिया पे फ्लो कर रहे हैं उसके पूरे बेस पीरियड तक, जब तक हमारी क्रॉप एकदम पूरी पक न जाए तब तक, तो हार्वेस्टिंग तक, एक क्यूमिक वाटर को पूरे बेस पीरियड तक कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करता है, उसी को हम ड्यूटी बोलते हैं। ड्यूटी डिफाइन एज द एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर विच कैन बी इरिगेट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप। एनी क्रॉप, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो भी कितना, पर क्यूमिक ऑफ वाटर, एक क्यूमिक वाटर या पर क्यूमिक ऑफ वाटर्स इज सप्लाइड कंटिन्यूसली टू द लैंड फॉर एंटायर बेस पीरियड, उसके पूरे बेस पीरियड के लिए। ओके, तो उसी को हम ड्यूटी बोलते हैं। और डेल्टा की बात करें, डेल्टा भी हमारा पूरे इंटायर बेस पीरियड में हम कितना उसमें वाटर, कितने डेप्थ तक वाटर हम इरिगेट किए हैं, वो हमारा, जैसे अगर हम एक बार किए 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ओवरऑल यहाँ पे जैसे 30 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा हमारे कितना हो गए, 30 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी डेल्टा होती। डेल्टा इज डिफाइंड एज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द इरिगेशन लैंड रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप ग्रोन ऑन इट ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। ओके, अब बेस पीरियड, अब बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड होता है टोटल टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग डन फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ लैंड फॉर सोइंग द क्रॉप एंड लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब एक बेस पीरियड होता है, एक क्रॉप पीरियड होता है। बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड जैसे हमारा कोई क्रॉप है, ओके, यहाँ पे कोई लैंड है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले लैंड को प्रिपेयर किया जाता है, इसके बाद यहाँ पे लैंड को प्रिपेयर करने के लिए फिलअप किया जाता है वाटर, यहाँ से, और लास्ट जब सिंचाई करने के बाद हम फसल काट लेते हैं, वहाँ तक के जितना डेज होता है उसको हम बेस पीरियड कहते हैं। कितना दिन यहाँ तक, इसको बेस पीरियड कहते हैं। और क्रॉप पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड बेसिकली हमारा क्रॉप कितने दिन खेत में खड़ा है, क्रॉप कितने दिन खेत में खड़ा है उसको हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। जनरली हमारा जो बेस पीरियड होता है वो ग्रेटर देन क्रॉप पीरियड होता है, बेस पीरियड ग्रेटर देन क्रॉप पीरियड, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इन दोनों को बराबर लेते हैं। ये होता है हमारा बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही था, डी इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The water utilization by plant is available in the form of ग्रेविटी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर। जो हमारा प्लांट यूटिलाइज करता है कौन सा वाटर, कैपिलरी वाटर, और केमिकल वाटर भी यूज नहीं करता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये वाटर हमारे सॉइल के द्वारा हेल्ड किया रहता है अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू वाटर फ्लो हो जाता है, और अगेंस्ट ग्रेविटी के विरुद्ध जो वाटर हमारा रुका रहता है उसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और यह किस फोर्स की वजह से, यहाँ पे एक फोर्स लगता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से हमारे जो सॉइल होते हैं, सॉइल पार्टिकल, उसके ऑल अराउंड ये वाटर रहता है। ओके, और जो यहाँ पे पोर्स बनते हैं उसके बीच भी फिलअप रहते हैं। जब हमारे प्लांट को आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो
केवल कैपिलरी वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए कैपिलरी वाटर, और ग्रेविटी वाटर हमारा फ्लो हो जाता है। और हाइड्रोस्टैटिक वाटर जो होता है ये, अब जो हमारा अगर कोई सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स अगर हमारे ड्राई स्टेट में है, अगर उसको हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, जो ड्राई सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत पतली यहाँ पे एक फिल्म बनी होती है, बहुत पतली फिल्म के रूप में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको जो होते हैं सॉइल पार्टिकल्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते इजीली, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एडिशन फोर्स के थ्रू ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स वहाँ पे लगे रहते हैं। और चूँकि ये बेलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे हमारा पानी होता है, इसलिए वैसे जो हमारे प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और केमिकल वाटर जो होता है केमिकली बॉन्डेड होता है, और इसे भी हमारा प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। केमिकली बॉन्डेड विथ पार्टिकल एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट बाय प्लांट, ये होता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम आपको बता दें ये ग्राफ इसका बना के, यहाँ पे जैसे ये हम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमारा ये फील्ड कैपेसिटी ओके, ये विल्टिंग पॉइंट है, और एक हमारा हो जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, ये हमारा होती है फील्ड कैपेसिटी। तो यहाँ तक वाटर जो हमारे प्लांट्स होते हैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फील्ड कैपेसिटी हो गया। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वहाँ से खींच नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे विल्टिंग पॉइंट ये हमारा अवेलेबल मॉइस्चर होता है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर इसको बोल सकते हैं, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर यहाँ से। तो ये हमारा होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर जो आसानी से प्लांट खींच लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जो होता है ये हमारा होता है नॉन अवेलेबल मॉइस्चर या हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर। यहाँ से प्लांट हमारा पानी आसानी से नहीं खींच पाता है। ओके, और ये विल्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारा ग्राफ है, ये मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पूछा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड इज नोन एज। तो वाटर यूज इफिशियंसी, यहाँ पे रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन रूट जोन में कितना स्टोर हुआ है अपॉन टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर टू द फील्ड में कितना डिलीवर किया गया था। तो बेसिकली हमारी होती कौन सी एप्लीकेशन इफिशियंसी जिसको हम इरिगेशन इफिशियंसी बोलते हैं। ओके, तो कितना वाटर हमारा रूट जोन में स्टोर हुआ है और कितना फील्ड में भेजा गया था, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा होता है एप्लीकेशन इफिशियंसी। यहाँ पे और इफिशियंसी के विषय में बात कर लेते हैं। तो जैसे एक हमारा होता है, एक मिनट, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट होता है वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। ये होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड में कितना वाटर डिलीवर किया गया है अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इनटू द कैनाल सिस्टम या रिजर्वोयर। वहाँ से कितना वाटर हमारा भेजा गया था और कितना फील्ड में पहुँचा है, फील्ड में कितना पहुँचा और रिजर्वोयर सिस्टम या कैनाल से कितना भेजा गया था, इसका रेशियो होता है। और एक होता है हमारा
एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इसके विषय में हम पढ़ ही लिए। क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, और फील्ड में कितना डिलीवर किया गया था, ये हो गया। ओके, तो अब फिर थर्ड इफिशियंसी है हमारी। सबसे पहले मान लो हमारा कोई कैनाल सिस्टम या रिवर सिस्टम था, यहाँ से पानी भेजे फील्ड में, फील्ड तक पानी पहुँच गया, तो यहाँ पे जो हमारा रिवर सिस्टम या रिजर्वायर से भेजे, फिर यहाँ पे फील्ड पहुँच गया। अब फील्ड के बाद यहाँ पे मान लो रूट जोन तक हो गया है। अब इसके बाद हमारा आता है वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर हम कितना यूज किए, एनयू, वाटर यूज इफिशियंसी एनयू। ये हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशली कितना यूज किया गया, और क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड, फील्ड से कितना डिलीवर किया गया था और कितना बेनिफिशली यूज किया, रूट जोन हमारा बेनिफिशली कितना यूज किया, वो हो गया। अब वहाँ तक पहुँच गया। फिर वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, ये हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन। जब आप सिंचाई कर रहे हैं उस दौरान कितना वाटर स्टोर हुआ, और तो उसको बेसिकली ज़रूरत कितनी थी, बिफोर इरिगेशन उसको ज़रूरत कितनी थी, टू द फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए वहाँ पे वाटर की कितना ज़रूरत थी और वहाँ पे कितना स्टोर हुआ। तो यहाँ पे अगर हम WN की जो बात करें, ये होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर। जो हमारा मॉइस्चर पहले से था उसको अगर निकाल देते हैं तो फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए कितने वाटर की आवश्यकता पड़ी और कितना वाटर स्टोर हुआ रूट जोन में, ये हो गया। और एक होता है हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, ये एक होता है 1 माइनस न्यूमेरिकल डेविएशन, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर अपॉन एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है अभी हम बताते हैं। जैसे हमारा कोई ये इरिगेशन फील्ड है, ओके, सबसे पहले हम 1.5 मीटर, ज़्यादा हो गया कम लेते हैं, ओके, 15 सेंटीमीटर इरिगेशन सिंचाई डेल्टा है। फिर इसके बाद 10 सेंटीमीटर किए, फिर मान लो 12 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, ऐसे कोई है, ओके। तो यहाँ पे जो डी होगा एवरेज डेप्थ कितना पूरा प्रोवाइड किया गया है, 15, 10, 12, 5, 15, 10, 12, 5 बाई 4। तो यहाँ से निकालेंगे 15, 5, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42 बटे 4, ये हो जाएगा, ओके। यहाँ पे थोड़ा हम डाटा चेंज कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो 44 4 कर देते हैं, 2 और बढ़ा देते हैं, ओके। मान लो ये 7 है, तो ये 7 है, तो यहाँ पे टोटल 44 हो गया। 15, 10, 25 और 25, 7, 32, 10, 42, 4, 44, तो 11 आ गया, ओके। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेविएशन था y की वैल्यू कैसे निकलेगी। y की वैल्यू के लिए हम मॉड में लिखते हैं 15 माइनस 11 प्लस 10 माइनस 11 प्लस, आप जानते हैं मॉड में कोई चीज़ लिखेंगे पॉजिटिव निगेटिव सब पॉजिटिव हो जाता है, 12 माइनस 11 प्लस 7 माइनस 11 ओवरऑल 4, ये होती है। अब यहाँ से इसको घटा के तो ये हमारा y हो गया, ये d हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। y को हम क्या बोलते हैं, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ, और ये एवरेज डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस सॉइल हैज परसेंटेज एयर वाइड्स ऑफ द ऑर्डर 30%, परसेंटेज एयर वाइड्स जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, 30% दिया है, और पोरोसिटी यहाँ पे N दिया है 0.4। अब पूछा क्या है, एयर
एयर कंटेंट जो AC पूछा है। आपको फार्मूला पता होगा, NA = AC × N ने हमारा दिया है कितना 30%, 30/100, और AC एयर कंटेंट हमें पूछा है और N की वैल्यू 0.4। अब इसी को सॉल्व करना है, तो AC = इधर आ जाएगा 30/100 × 0.4। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 सते 28, 4 पच्चे 20। ओके, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 0.75 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप पॉइंट दशमलव के चक्कर में ना पड़ा करें। जब आप देखें यहाँ पे अगर पॉइंट्स है 75 के साथ, अगर जैसे यहाँ पे 0.0 ऐसे है तब भले पॉइंट, नहीं तो अदरवाइज इसे सीधा देख लो कौन सा आ रहा है बस। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है, तो अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स, तो आपको पता है IT = होता है IP/IF। आपको बताए थे प्लास्टिसिटी अपॉन फ्लो, IT हमारा जहाँ से टफनेस इंडेक्स है, तो ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा। IT हमारा होता है टफनेस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉइल विद द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक या मीडियम प्लास्टिक। तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्लास्टिक। इसका एक टेबल है, टेबल IP और कंसिस्टेंसी के बीच, IP कंसिस्टेंसी। IP अगर हमारा 0 है तो इसको नॉन प्लास्टिक, आप याद कर ले, 0 7 से कम, 7 से 17 और 17 से अधिक, तो नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक। बेसिकली ये होता है नॉन, लो, मीडियम, हाई। तो 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वाइड रेशियो इज 0.67, वाइड रेशियो यहाँ पे दिया है 0.67, वाटर कंटेंट दिया है 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.268 डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे सहभाग, सहभाग, या यहाँ पे मैक्सिमम लोज कहाँ से है, गांव से, GWSC, गांव से। जी की वैल्यू 2.68 एंड वाटर कंटेंट कितना दिया है 0.188 और ई की वैल्यू दिया है 0.67। 0.67 इस साइड आ जाएगा, 0.67, और हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस पूछा है। तो ये देखो, ये डायरेक्ट यहाँ से करता है, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 6 24, 4 6 24, 24 2 26, तो 4 टाइम यहाँ ये चला जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आ जाएगा 4 8 32 और 4 8 32, 32 3 35, 4 1 4 3 7। तो अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 75%, यहाँ पे सीधा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा 75%, जो कि 75.2% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए सैंपल ऑफ सेचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी ऑफ 0.562, वाइड रेशियो ऑफ क्ले। पोरोसिटी और वाइड रेशियो पूछा है, तो E = होता है n/1 - n की वैल्यू 0.562 और 1 - 0.562। बेसिकली अब इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही मेन है। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो मान लो 0.562 और नीचे हमारा आ जाएगा 438, 438 आएगा ना, 8 2 6 3 9 1 10 95 10, ओके, 0.438। ओके, अब इसको चूंकि आप जान रहे हैं 1 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, ऊपर 5 है नीचे 4, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, दो ऑप्शन कट गए। अब बचा इसमें तो 1.2 नियर अबाउट 1.7 काफ़ी आगे चला जा रहा है। अगर 1.7, 17 चौका 68, ये 6.8,
7 के करीब चला जा रहा है, तो 5 है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। आप ऐसे इंटरपोलेशन या देख सकते हैं कैसे होगा, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच सॉइल वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉइल का वॉल्यूम जहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बता दें डायरेक्टली श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। अब कैसे देखो, ये ग्राफ होता है, ग्राफ यहाँ पे ए होता है वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट बनाम वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड होता है। अब इसके बाद सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। तो ये हमारा श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, और ये ड्राई वॉल्यूम है, प्लास्टिक वॉल्यूम है और लिक्विडिटी वॉल्यूम है। तो आप यहाँ देखिए, इस ग्राफ में देखिए, यहाँ तक हमारा वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होते चला है। इसके बाद एकदम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है वॉल्यूम हमारा। कांस्टेंट कहाँ पे हो गया? श्रिंकेज लिमिट पे। श्रिंकेज लिमिट पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं श्रिंकेज लिमिट पे जो हमारा सॉइल होता है जस्ट सेचुरेटेड हो जाता है। जस्ट यहाँ पे फुल्ली सेचुरेटेड बोल सकते हैं, उसके पोर्स 100% फिल है, या यस की वैल्यू हम 100% लिख सकते हैं। और लिक्विड लिमिट की बात करें, यहाँ पे जो WP है, WP और WL, WP जो है प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट का अगर हम टेस्टिंग करना हो तो 3 mm सॉइल सैंपल हम ले लेते हैं, उसको हाथ में रोल करते हैं। 3 mm का हमारा रोल जब क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाए तो उस पॉइंट पर जो हमारा लिक्विड लिमिट होता है, वाटर परसेंटेज होता है, तो उसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं, सॉरी प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। जहाँ पे 3 mm का हमारा रोल क्रम्बर होना स्टार्ट हो जाए सॉइल सैंपल, तो उसको हम प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। और लिक्विड लिमिट की बात करें, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल है टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इसके बाद हमारा सॉइल फ्लो करने लगता है, तो इसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। लिक्विड लिमिट क्या होती है? ऑल सॉइल एट लिक्विड लिमिट विल हैव सिमिलर शियर स्ट्रेंथ विच इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे कोई शियर नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बिना फ्लो करते हैं, बिना फोर्स के, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, हमारा जो कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो श्रिंकेज लिमिट। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और हाँ वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी चीज़ स्टडी मटेरियल PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप सिविल में ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।